फिर से स्वागत है। आज हम एक जन्मजात रोग के बारे में बात कर रहे हैं या जन्मजात विकार के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम है स्पाइना बाइफिडा। और जैसे कि आप चित्रों में देख सकते हैं कि इसमें जो बच्चा होता है उसके पीठ पर नीचे की तरफ एक फोड़े जैसी संरचना दिखाई देती है। और ये इसमें तो काफ़ी स्पष्ट है, लेकिन ये स्पष्ट भी कई बार नहीं होता या बहुत छोटा हो सकता है। ये स्पाइना बाइफिडा का जो विकार है ये एक जन्मजात विकार है, बर्थ डिफेक्ट जिसे हम कहते हैं। और भ्रूण के विकास के समय ही ये पैदा हो जाता है। जब भ्रूण माता के गर्भ में होता है उसी समय ये विकार पैदा हो जाता है। और इसका कारण ये है कि इसका जो भ्रूण की स्पाइनल कॉर्ड होती है और जो स्पाइन होती है, ये दोनों प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाते हैं। इनमें थोड़ी सी गड़बड़ियाँ रह जाती हैं। दरअसल ये जो विकार है ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का एक प्रकार है। और न्यूरल ट्यूब क्या होती है? न्यूरल ट्यूब एक ऐसी संरचना होती है जो बाद में मस्तिष्क का यानी दिमाग का और स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण करती है। तो अगर ये शुरू में ही इस न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट पैदा हो जाए तो फिर जाहिर सी बात है कि भविष्य में जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें भी डिफेक्ट पैदा हो जाएगा। सामान्यतः जो नॉर्मल केसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि न्यूरल ट्यूब भ्रूण के विकास के समय लगभग 28 दिन के अंदर बन करके पूरी तरह से बंद हो जाती है। जैसे कि ये लेफ़्ट वाले बाईं तरफ वाले चित्र में दिखाया गया, ये एक सामान्य स्पाइनल कॉर्ड है। जबकि जो दाहिनी तरफ दिखा रहे हैं हम लोग इसमें चित्र में, इसमें एक स्पाइनल कॉर्ड में एक जो है गांठ जैसी संरचना, बाइफिडा का मतलब हो गया कि वो दो मुही हो गई है, तो वो स्पाइन, तो वो यहाँ पर एक गांठ जैसी संरचना हो गई है जो बाहर की तरफ भी निकल सकती है। तो इस प्रकार में न्यूरल ट्यूब पूरी तरह से बंद नहीं हुई है और किसी भी जगह पर ये खुली हुई रह सकती है और इस प्रकार से रोग पैदा हो जाता है। इसका कारण जो है, इन कारणों को हम 3 मोटे मोटे कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक तो जेनेटिक है, जीन्स में ही है। अगर किसी के माता में या पिता में पहले से ऐसे जीन्स होंगे तो जाहिर सी बात है वो इस प्रकार के डिफेक्ट के साथ ही बच्चा पैदा होगा। लेकिन जो 2 कारण हैं नीचे वाले, यानी विटामिन B9 की कमी और पर्यावरणीय कारण, जिनको हम बचाव कर सकते हैं बहुत आसानी से। वैसे तीनों ही कारणों को हम ट्रीट कर सकते हैं किस्म से, लेकिन ये 2 कारण जो है नीचे वाले, दूसरा और तीसरा, ये महत्वपूर्ण है जिस पर हमें आज ज़्यादा चर्चा करनी है। तो जेनेटिक कारण का तो भाई जीन्स है तो उसका कुछ ज़्यादा किया नहीं जा सकता, लेकिन विटामिन B9 की कमी भी एक प्रमुख कारण है। तो अगर विटामिन B9 की कमी ना हो तो ये बीमारी नहीं होगी, या पर्यावरणीय जो कारण होंगे उनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं इस बीमारी के। तो जैसे पहले नंबर पर ही लिखा हुआ है कि विटामिन B9 यानी जो हमारा फॉलिक एसिड होता है या फोलेट होता है, उसकी अगर कमी हो जाए, कब? प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के शुरू में जो 3 महीने होते हैं उस दौरान अगर इसकी कमी रहती है विटामिन B9 की, तो ये विकार पैदा हो सकता है। उसके साथ फैमिली हिस्ट्री यानी जेनेटिक, तो अगर किसी के फैमिली में ऐसा था तो उसमें भी होगी। और साथ ही साथ जो पर्यावरणीय कारक हैं, जैसे कि मिर्गी की दवाइयाँ, तो अगर माता या कोई स्त्री जो है वो मिर्गी की दवाइयाँ खा रही है और फिर वो प्रेग्नेंट होती है, तो उस दौरान इसकी संभावना बन जाती है कि उसके बच्चे को ये बीमारी या ये विकार पैदा हो। साथ ही डायबिटीज़, अगर माता को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ होती है लेकिन अगर उसे कंट्रोल किया जाए दवाई आदि से तो फिर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अनकंट्रोल्ड है, बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है, या मोटापा है, अथवा माता का शरीर का तापमान जो है वो बढ़ा रहता है किसी कारण से, तो इन प्रमुख कारणों से, इन 6 जो प्रमुख कारण बताए गए हैं, इनसे ये विकार होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में तो जेनेटिक कारण तो नहीं है, उसका तो ज़्यादातर खुद में कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम चिकित्सक की सहायता लेते हैं तो बहुत कुछ किया जा सकता है। यहाँ तक कि अब तो प्रीनेटल सर्जरी भी होती है, यानी गर्भ के अंदर ही बच्चे की सर्जरी भी की जा सकती है। तो फिर भी जो हमारे हाथ में है वो ये है कि प्रेगनेंसी से कम 1 महीने पहले, वैसे तो हमेशा ही अच्छा विटामिन्स खाने चाहिए, खाने के साथ
मतलब जो हमारा खाना होता है उसमें मिल जाते हैं विटामिन्स। लेकिन अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो कम से कम 1 महीने पहले और प्रेगनेंसी के 3 महीनों तक विटामिन B9, जिसे हम फोलिक एसिड या फोलेट कहते हैं, उस विटामिन B9 युक्त भोजन को लेना चाहिए। और अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं मिल रहा है तो सप्लीमेंट ले सकते हैं। ये बड़े सेफ होते हैं और सामान्यतः डॉक्टर फोलिक एसिड की दवाइयाँ देते हैं या देती है, अगर फीमेल डॉक्टर होगी तो वो देते ही देते हैं। और ये एक नॉर्मल रूटीन है। तो कई सारे लोग नहीं सोचते कि अरे नहीं ये सब तो भगवान का देन है और ये सब, ऐसा कुछ नहीं होता है। आज विज्ञान काफ़ी आगे बढ़ चुका है तो हमें उसका प्रयोग और उपयोग दोनों ही करना चाहिए। तो प्रेगनेंसी प्लानिंग करने से पहले ही डॉक्टर से मिल लेना चाहिए और फिर जो भी वो डॉक्टर बताएगी उस हिसाब से काम करना चाहिए। ये प्रकार के बारे में है, क्योंकि मैं सामान्य वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें मैं ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाऊँगा। फिर भी 3 प्रकार का ये स्पाइना बाइफिडा होता है। एक ओकल्टा है, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। दूसरा जो हम देख रहे हैं, और ये जो पहला वाला है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, ये सबसे ज़्यादा होने वाला प्रकार है, लेकिन इसमें जो विकार है वो काफ़ी कम होता है। बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन जो दूसरा वाला हम देख रहे हैं माइलेनो मेनिंगोसील, ये सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला प्रकार है। और इसमें जो ये फ़ोटो दिखाई गई थी शुरू में वो इसी की है। तीसरा है, ये बहुत रेयर है, बहुत कम होता है ये, जिसे हम कह रहे हैं मेनिंगोसील। तो ये स्पाइना बाइफिडा का तीसरा प्रकार है और ये काफ़ी रेयर होता है। तो इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि सामान्य लोगों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही है। अगर आप विटामिन B9 के स्रोतों के बारे में जानना चाहें तो पहले से ही हमारी वीडियो है, उस पर जा कर के आप इसको देख सकते हैं कि हमें कितना चाहिए, कैसा चाहिए। लगभग 800 माइक्रोग्राम के करीबन हमें ये चाहिए होता है प्रेगनेंसी के दौरान या उससे पहले। तो उसके बारे में वहाँ पर बताया गया है, वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं। थैंक यू।